नमस्कार। गांववाणी स्टूडियो के रविवार विशेष कार्यक्रम आओ लौट चले गांव की ओर, प्रकृति की ओर में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। और आज हम आपसे चर्चा करेंगे गांव के जो किसान अपनी आमदनी को डबल कैसे करें, उसके लिए उन्हें अपनी परंपरागत खेती के साथ किस तरह नए नवाचार करने होंगे जिससे कि उनकी जो इनकम है उसको डबल किया जा सके। साथ में आज जो खेती को किसान मुनाफे की बजाय घाटे का सौदा समझ रहा है, इसी क्रम में आज हम ऐसे प्रगतिशील किसान के साथ आपके को चर्चा के इस विषय में लेके चलेंगे। और आज गांववाणी स्टूडियो का जो रविवार विशेष कार्यक्रम है उसमें हम पोल्ट्री फार्मिंग के बारे में आप सब लोगों को आज इस डिजिटल स्टूडियो के माध्यम से रिप्रेजेंट करेंगे कि किस प्रकार एक किसान ने प्रयास करके नवाचार किया और आज अच्छी इनकम हासिल कर रहा है। साथ में आज इस चर्चा के सेशन में हमारे साथ कृषि विज्ञान केंद्र के जो विशेषज्ञ हैं अरविंद कुमार जी भी हमारे साथ में हैं। वो आपको अच्छे से इस विषय के बारे में प्रकाश डालेंगे। तो चलिए हम आपको लिए चलते हैं गांववाणी स्टूडियो के रविवार विशेष कार्यक्रम आओ लौट चले गाँव की और प्रकृति की ओर में एक नई खोज के साथ में। सभी को राम राम। मैं डॉक्टर अरविंद कुमार वर्मा, पशुपालन विशेषज्ञ, कृषि विज्ञान केंद्र अलवर राजस्थान। आज जो हमारा विषय है किस तरह से किसान भाइयों की इनकम को डबल किया जाए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी ये सपना है। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम पोल्ट्री फार्म के बारे में चर्चा करेंगे, किस तरह से पोल्ट्री फार्मिंग करके किसान भाई अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। तो आज हम हजारी लाल जी मेघवाल के पोल्ट्री फार्म पर बैठे हुए हैं, जो अलवर ज़िले के बांसुर तहसील के सरदार सिंह की ढाणी के रहने वाले हैं। अभी हम उन्हीं के फार्म पर बैठे हुए हैं। तो किस तरह से किसान भाइयों को पोल्ट्री फार्मिंग करनी चाहिए, कैसे वो इसकी स्टार्टिंग कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होती है, किस तरह से वो अपने फार्म को स्टार्ट करें और इससे इनकम बढ़ा सकते हैं। सबसे आवश्यक चीज़ ये होती है किसी भी बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए हमें मार्केटिंग देखनी पड़ती है कि जो भी प्रोडक्ट हम तैयार कर रहे हैं उसकी मार्केटिंग क्या है, किस तरह से हम उसको कहाँ बेच सकते हैं, उससे हमें कितनी प्रॉफिट हो सकती है। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि पोल्ट्री फार्मिंग के लिए मार्केटिंग की कोई समस्या नहीं होती है। हर लोकल में आप आसानी से इसको बेच सकते हैं। इसको मांस के लिए भी आप बेच सकते हैं और अंडों का भी व्यापार कर सकते हैं। इस तरह से किसान भाई अंडे और मांस से अच्छी इनकम कमा सकते हैं और उनकी जो ओवरऑल इनकम है उसमें पोल्ट्री फार्मिंग एक अच्छी तरह से सफल रूप से उनकी इनकम को बढ़ाने में मददगार हो सकता है। सर्वप्रथम जब हम पोल्ट्री फार्मिंग करने की बात करते हैं तो सबसे पहली आवश्यकता ये होती है कि हमें उस जगह का निर्धारण करना होता है जहाँ पर हम पोल्ट्री फार्मिंग करना चाहते हैं। उसके लिए आवश्यक ये होता है कि जो भी जगह हो वो थोड़ा सा उसका तल ऊंचा होना चाहिए और आसानी से आवागमन हो सके, रास्ते अच्छे होने चाहिए। उसके बाद में हम वहाँ पर उसके लिए शेड तैयार करते हैं, उनके लिए बाड़ा बनाते हैं और हमें ये ध्यान देने की आवश्यकता होती है कि कितने बर्ड्स से हम पोल्ट्री फार्मिंग स्टार्ट करना चाहते हैं। उसी के अनुसार पोल्ट्री फार्मिंग का जो बाड़ा होता है उसका तैयार किया जाता है। उसके बाद में और जो भी आवश्यक चीज़ें हैं जैसे वाटर है, फीडर है, ये सारे इक्विपमेंट्स खरीद कर लाते हैं और जिस जगह में हम बर्ड्स को रखना चाहते हैं, चिक्स को रखना चाहते हैं, उस जगह को पहले हम सैनिटाइज़ करते हैं फॉर्मलिन से। उसको पूरी तरह से जो भी जीवाणु या विषाणु होते हैं उनको वहाँ पर फॉर्मलिन के माध्यम से हम साफ़ सफाई करते हैं। उसके बाद हम उसमें स्टॉक रखते हैं, चिक्स को रखते हैं। उसके बाद में एक और महत्वपूर्ण चीज़ है पोल्ट्री के बारे में कि हमें समय समय पर उनके लिए जो टीकाकरण है वो बहुत ही आवश्यक है। अगर हम समय समय पर टीकाकरण करवा लें तो उनमें आने वाली बीमारियों को हम आसानी से रोक सकते हैं। जिसकी वजह से मुर्गियों में ज़्यादातर मरने की दर ज़्यादा होती है, उसको हम कम से कम कर सकते हैं और हमें ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो सकता है। इसी तरह से जब हम चिक्स लेके आते हैं किसी भी शेड में तो सामान्यतः 30 से 34 दिन तक हमें उनकी देखभाल करनी होती है। उसके बाद उनका जो भी एक मार्केटिंग वेट होता है वो आसानी से ग्रहण कर लेते हैं और 34 दिनों के बाद अगर हमें उन्हें रखना पड़ता है किसी भी कारण की वजह से तो कई बार हमें नुकसान होता है, क्योंकि 34 दिन के बाद उनका जो वेट गेन करने की जो क्षमता होती है वो लगभग रुक सी जाती है। तो इसलिए हम जो भी फीडिंग कराते हैं, जो भी उसका खर्च आता है, उससे हमें कोई खास रिटर्न नहीं मिलता है। तो इस तरह से किसान भाई अगर इन सारी चीज़ों का ध्यान रखें कि कब हमें किस समय कौन सा कार्य करना है
और साथ ही साथ जो विशेषज्ञ हैं या जो भी इस फील्ड से जुड़े हुए लोग हैं उनकी सहायता लेते रहें, उनसे जानकारियां लेते रहें कि कैसे उनकी देखभाल करनी है। तो इस तरह से वो अच्छी तरह से एक पोल्ट्री फार्मिंग को मैनेज कर सकते हैं और उससे अच्छा पैसा कमा सकते हैं। किसान भाइयों को एक और अच्छी सी चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि ज़रूरी नहीं कि हर कोई किसान 5,000 या 10,000 वर्ड से स्टार्टिंग करे। बैकयार्ड पोल्ट्री का भी कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा है। हर एक किसान 30 से 50 तक बर्ड्स को रख सकता है, अपने घर के आसपास फेंसिंग लगा करके उनको रख सकता है। ज़्यादातर ऐसा देखा गया है कि अगर किसान भाई बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं तो उसमें वो देसी नस्ल के मुर्गियां रखते हैं जिनसे उनको ज़्यादा प्रॉफिट होता है, जिनके अंडे की रेट ज़्यादा होती है। सामान्यतः देसी मुर्गी के अंडे की रेट 50 से 60 रुपये होती है और कई बार तो सप्लाई भी उपलब्ध नहीं हो पाती है, इतनी ज़्यादा डिमांड होती है मार्केट में। तो इसलिए अगर हर किसान अपने घर पर मुर्गी पालन कर सकता है, 30 से 40 या 50 बर्ड्स रख सकता है, तो उसको एक साल में अच्छी इनकम मिल सकती है और ओवरऑल उसकी जो इनकम है उसमें बढ़ोतरी हो सकती है। तो किसान को अगर अपनी इनकम को डबल करना है तो इसके लिए ये आवश्यक हो जाता है कि वो कई अलग अलग व्यवसाय जो कृषि से जुड़ सकते हैं उनको एक साथ करने की आवश्यकता है। कृषि में जो भी वो फसलें उगाता है वो भी आवश्यक है, साथ ही साथ वो मुर्गी पालन कर सकता है। गाय और भैंस भी किसान भाई रखते ही हैं जनरली। साथ ही साथ अगर वो बकरी पालन को भी थोड़ा सा बढ़ावा दें, हर एक किसान अगर 2 से 3 बकरियों को अगर अपने पास रखता है तो आसानी से साल में उनसे वो 30 से 40 हज़ार रुपये आसानी से साल में इनकम उन्हें बकरी पालन से भी हो सकती है। तो इस प्रकार से अगर किसान भाई सभी अलग अलग व्यवसायों को अपनी कृषि से समन्वित कर सकते हैं तो उनकी इनकम को बढ़ाना बहुत ही आसान है और ये पूरी तरह से संभव है कि उनकी इनकम को हम बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से इनकम को डबल करने में किसानों की, सरकार की और जो भी विभाग कार्यरत हैं उन सबको एक साथ मिलकर के काम करने की आवश्यकता है। तो ये कार्य आसान होगा और संभव होगा, इस तरह से ये कार्य आसानी से किया जा सकता है। मेरा नाम अगरलाल आर्य है। मैं इसी गांव के आलमपुर का रहने वाला हूं। और ये जो ज़मीन है यहाँ बैठे हुए हैं ये भी मैंने खरीदी हुई है। आज से लगभग 10-12 साल पहले जब मैंने ज़मीन खरीदी तो मैंने सोचा कि ज़मीन में इतना पैदा नहीं हो सकता जिससे कि अपने परिवार का गुजारा हो सके। तो मैंने एक दिमाग में एक बात सोची कि क्यों ना एक पोल्ट्री फार्म छोटा सा बना लिया जाए। तो सबसे पहले मैंने यहाँ से, और ये गेट है, ये छोटा सा फार्म बनाया। इसमें मैंने 2,500 चूजे मंगवाए। चूजे जैसे हरियाणा से आते थे या अपने दिल्ली या गुड़गांव से जहाँ भी हेचरियाँ होती हैं वहाँ से मैंने संपर्क साधा और वहाँ से मैंने चूजे मंगवाना शुरू किया। तो सर्वप्रथम जो है हल्की परेशानी मुझे आई, जैसे सर्दी में भी किस तरह से इनका बचाव किया जाए या गर्मी में हम क्या करें, तो ये चीज़ें शुरू में हमें मालूम नहीं था। तो ये मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि जैसे अब भविष्य में कोई आगे अगर पोल्ट्री फार्म करना चाहता है तो वो इन चीज़ों को ध्यान में रखे और वो परेशानी जो मुझे आई थी उन मेरे किसान भाइयों को ना आए। तो छोटे चूजे आते हैं, 35 से 40 ग्राम वेट होता है एक चूजे का। अब उसको सबसे पहले आते ही एक बिल के ऊपर लिखा होता है वैक्सीन डन या नो वैक्सीन। वैक्सीन होता है जैसे बच्चे को वैक्सीन होता है इसी तरह से इनको वैक्सीन होता है। अगर वैक्सीन होकर के आया है बच्चा तो उसको पता लग जाता है गर्दन में। मैं सभी किसान भाइयों को भी बताना चाहूँगा कि गर्दन में लगता है इसके वैक्सीन का इंजेक्शन। अगर वो गर्दन में पीला पीला सा है उसको देखे किसान भाई, जैसे प्राइवेट जो काम कर रहे हैं, अगर वैक्सीन का ले दिया 50 पैसे एक वैक्सीन के लगते हैं एक बच्चे के, अगर पैसे मान लो उससे ज़्यादा ले रहे हैं हेचरी वाले और वैक्सीन नहीं करा तो वो तुरंत उसकी शिकायत उस हेचरी वाले से करनी पड़ेगी। अगर वैक्सीन है तो नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके तत्पश्चात आते ही सबसे पहले गर्मी के टाइम में इलेक्ट्रोल दिया जाता है इनको, ताकि पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए, हाँ डिहाइड्रेशन ना आए। और सर्दी में गुड़ भी दे सकते हैं। और जैसे बारिश का मौसम है इसमें तब्दीली होती रहती है, इसमें चीनी भी डाल सकते हैं। और गर्मी में गुड़ नहीं देना चाहिए। तो जब ये बच्चा हो जाए कि भी अब ठीक है, तीसरे चौथे दिन या 5वें दिन
इनमें एक वैक्सीन और होता है, वो आई वैक्सीन होता है, आँख में डाला जाता है। कई आदमी क्या करते हैं कि पानी में पिला देते हैं। तो वैक्सीन का क्या होता है कि वैक्सीन में 3 सीसी से 8 सीसी तक टेम्परेचर होना चाहिए। अगर वो 10 और 11 में पहुंच गया, ज़्यादा टेम्परेचर हुआ तो इसका हाँ, ख़त्म हो जाती है वैक्सीन। हमने सोचा कि हम कह रहे हैं कि वैक्सीन कर दिया, लेकिन हमारे चूजों में बीमारी कैसे आ गई। लेकिन वो वैक्सीन तो हुआ ही नहीं, हमने कर दिया लेकिन कामयाब नहीं हुआ। तो ये ख़ास ध्यान रखने वाली बात है कि बर्फ़ में ही जैसे एक ड्रॉप होता है, तो एक लिक्विड आता है इसमें, जैसे इसको डिस्टिल वाटर बोल दो या उसका डायलोन जो होता है, डायलोन में मिलाया जाता है। वो इंजेक्शन से निकाल के उसमें हल्के हाथ से हिलाओ। उसमें भी बहुत ध्यान से देने वाली चीज़ है। अगर जैसे इंजेक्शन मिलाते हैं डॉक्टर, इस तरह से आप मिला दिया हल्के से, तो भी वैक्सीन खराब हो जाएगी। ये बहुत ही ख़ास चीज़ बात है, ये किसी किसानों को मालूम उसको नहीं जेंटली है। हल्के से मिलाना चाहिए बिल्कुल ताकि वो हल्के मिक्स हो से। जाए, उसमें कोई भी झाग अगर वगैरह ऐसे तैयार धक्का नहीं मार होगी। दिया तो वैक्सीन वहीं ख़राब हो जाएगी, चाहे आपके ब्लॉक में क्यों ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है और ये किसी को शायद मालूम नहीं है। तो आपके द्वारा मैं संदेश सभी को देना चाहूँगा, विशेषकर वैक्सीन करते समय इस चीज़ का ध्यान रखें। हमें टेम्परेचर बहुत इसका नॉर्मली चाहिए 3 और 8 तक। तो हमारे शरीर में टेम्परेचर की तरह हम वैक्सीन कर रहे हैं, आई वैक्सीन कर रहे हैं, और हमारे टेम्परेचर शरीर का अमूमन 35, 36, 37 तक है। 37 तक रहता है, जहाँ तक मेरा मानना है। डॉक्टर लोग बताते हैं। अगर हमने शीशी हाथ में ले ली, ड्रॉप कर रहे हैं, उठा दिया और कर दिया, उठा दिया कर दिया, हमारे पास 100 ग्राम है उसके अंदर, तब 100 ग्राम की एक एक बूंद डालेंगे तो 1 घंटा लग जाएगा। हमारा शरीर का टेम्परेचर उस शीशी में चला जाएगा, प्लास्टिक की होती है, तो भी वैक्सीन ख़राब हो जाएगी। ये छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत बड़ी चीज़ें हैं, महत्वपूर्ण है। बहुत महत्वपूर्ण है। अगर वो टेम्परेचर हमारे हाथ का उसमें चला गया तो भी वैक्सीन खराब हो जाएगी। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, कपड़ा गीला करेंगे और उससे बोतल या शीशी जो भी है ड्रॉप वाली उसके ऊपर लपेट देंगे और कपड़े को हम पकड़ेंगे ताकि हमारे शरीर का टेम्परेचर उस दवा में ना जाए। तो ये चीज़ें हमें 5 दिन के ऊपर करनी पड़ती है। ये क्यों करनी पड़ती हैं, जैसे कई खैर नाम लेना पसंद नहीं करते, एक तरह से जैसे घातक बीमारियों के नाम नहीं लेते, तो ये कुछ ऐसी डॉक्टर आप समझ रहे हैं। हाँ नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप नाम ले सकते हैं। जैसे एक रानीखेत एक बीमारी आती है, बहुत भयंकर बीमारी है, जैसे बुम्बारू है या इस तरह की बीमारियों के लिए वैक्सीन की जाती है। ठीक इसी तरह से 8 दिन में बच्चा कम से कम 200-250 ग्राम का होना चाहिए। ये विशेषकर ध्यान देने वाली बात है। अगर एक हफ्ते में हमारा बच्चा 250 ग्राम वज़न ले रहा है तो बिल्कुल नो प्रॉब्लम, कोई बीमारी नहीं है। अगर बच्चे में कम है वज़न तो तुरंत उसके लिए कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट देखना पड़ेगा कि भी इसमें ये वजह क्यों है, वेट गेन क्यों नहीं, हाँ वेट क्यों नहीं हो रहा, दाना नहीं ले रहा या पानी नहीं ले रहा। अगर पानी नहीं लेगा तो अंदर से सूख जाएगा, डिहाइड्रेशन आ जाएगा। दाना नहीं लेगा तो भी उसकी आंतें सूख जाएंगी। तो उसके अंदर क्या है, जैसे वर्ड की कोई अगर मोर्टलिटी हो जाती है, मर जाता है कोई, उसको चीर के देखते हैं डॉक्टर लोग इसमें कहाँ कहाँ क्या क्या बीमारी है। तो ये डॉक्टरों का ही काम है। अगर पानी नहीं पिया है तो अंदर से बच्चा सूखा सूखा नज़र आएगा, जैसे उसकी थैली दाने की है या उसकी आंतों में है, जैसे योग नहीं कटा है, कई इस तरह की चीज़ें हैं जो देखनी पड़ती हैं। तो उस हिसाब से उनको दवाइयाँ देनी पड़ती हैं। तो ये इस तरह से करके हमने धीरे 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 1 साल तक हमने ये छोटा सा बिजनेस किया। फिर हमें कुछ प्रॉफिट हुआ तो हमने ये इसके आगे ये वो बढ़ा दिया। अब मेरे पास ये 5,000 वैसे 7-8 का है, लेकिन 5 से 6,000 बढ़ आप रखते हैं जनरली। अब इसमें हमारी 35 से 40 दिन के अंदर ग्रोथ अगर 2 किलो प्लस चली जाती है, अमूमन मान लो कि हमारा 6,000 बच्चे हैं तो 6,000 में हम 2 किलो मान के चलते हैं तो 125 क्विंटल हो गया। तो अभी तो मेरा कंपनी से है, अगर कंपनी हमें अमूमन 10 रुपये kg भी देती है और सारा खर्चा काट के 1 लाख रुपये हमारा बच एक जाता है। बैच बच जाता लगभग 40 दिन तक आप देखभाल करते हैं। 40 दिन के टाइम में आप 1 लाख रुपए नेट आपकी बचत हो है। जाती हाँ, अमूमन है, कभी कम भी हो जाता है, 10, कम 20, ज़्यादा 50 भी भी। हो सकता है, बिल्कुल। मतलब कुल मिला करके अगर हम एक औसतन लगाते हैं पर मंथ की तो 50,000 रुपये महीना हाँ, 50 एक फार्म दे देता है। इसके बाद में फिर मैंने दूसरा फार्म बनाया। ये कब आपने ये start अभी किया? 1 साल हो गया, 1 साल। 1-1.5 साल हो गया। ये फार्म बनाया तब दोनों फार्म बहुत बढ़िया चल रहे हैं कि जैसे गवर्नमेंट कहते हैं कि किसानों की दुगनी आय कैसे की जाए, तो मैं समझता हूँ अगर इस तरह से किसान करे तो दुगनी कैसा 10 गुना आय किसानों की बढ़ सकती है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, मैं आपको बात बताऊँ डॉक्टर साहब, हो सकता है सरकार तक बात जाए। बिल्कुल बिल्कुल जाए। सरकार कहती है कि हम किसानों की दुगनी आय करवाना चाहते हैं,
लेकिन शायद वो कागज़ों में ही करवाना चाहते हैं, ज़मीन पर नहीं करवाना चाहते। ऐसा क्यों लगता है? ऐसा लगता है कि मैंने एक देखा है बैंक में, बैंक से मेरा काफ़ी लेन देन भी रहा है, जानकारी भी है। जैसे लोन वाले हैं, केसीसी के लिए कहते हैं कि ब्याज मुक्त है, वो है, ऐसा कुछ नहीं है, केवल कागज़ों में है। अगर किसी फील्ड अफसर के पास जाता है आदमी तो कहेगा पहले तो मेरी ज़मीन रखो, ठीक है। अगर आप एक ज़मीन क्या 10 लाख रुपए की एक बीघा कम से कम रेट है, 10 लाख रुपए के आप बैंक में रखोगे तो क्या देगा आपको 30 और 35 हज़ार रुपये। उसमें से इस साफ कहना चाहूँगा मैं, जब बैंक मैनेजर हो या कोई और बीच में दलाल हो या फील्ड अफसर हो, वो अपना 10% सीधा किसान से पहले मांगता है। अगर नहीं मांगता है तो उन्होंने एक इसका तोड़ निकाल रखा है। फार्म पे साइन करवाते हैं लोग 10, 15, 20 विड्रॉल फार्म। अब वो क्यों करवाते हैं, आम किसान इस बात को नहीं समझ पाते। आप जैसे मेरा है या आपका किसी का भी, भैया आपको केसीसी के पैसे दे रहे हैं हम, 3 लाख रुपए दे रहे हैं। किसान कहेगा कि 3.5 की तो मेरी ज़मीन बन रही है, नहीं भैया हम 3 से फालतू नहीं ले सकते। लेकिन वो फील्ड अफसर या बैंक वाले 3,60,000, 3.5 लाख कागज़ों में किसान के ज़िम्मे कर देते हैं। पता नहीं लगता, जब भरने जाते हैं 1 साल बाद में, किसान कहता है जी मैंने 3 लाख रुपए लिए, 50,000 लिए ही नहीं। भैया लिए कैसे नहीं, तुम्हारे साइन नहीं है। इस तरह से किसान की दुगनी आय नहीं। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, बैंकों को थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए। इस तरह का भ्रष्टाचार बैंकों में देखने को मिला है और निसंकोच इसके मेरे पास सबूत भी हैं। 2-4 बैंकों में मेरे पास सबूत भी इस बात के, ये शिकायत भी है और वास्तविकता भी है, दोनों चीज़ें हैं। तो मैं सरकार को ये कहना चाहूँगा इसके ऊपर ध्यान दें, तो ऐसे भ्रष्ट आदमियों के ऊपर ध्यान दें, किसानों को राहत पहुँचाने के लिए ऐसा करें। तो वो लोन भी नहीं देते, पोल्ट्री के ऊपर है या आपका जैसे डेयरी है। अब मैं आपको दिखाऊँ, एक नाबार्ड वालों ने कितना क्या कर रखा है। अरे नरेंद्र, कोई बात नहीं, मंगवा कर देता हूँ मैं आपको। गवर्नमेंट कागजों में क्या करी, मेरी गाड़ी के पीछे लाल फाइल है, वो लाल फाइल में नाबार्ड वालों की किताबें रखी हुई है। रविलाल जी, एक महत्वपूर्ण चीज़ आपसे जानना चाहते हैं, जैसे कोई भी किसान है वो हैचरी स्टार्ट करना चाहता है, तो उसको इस बाड़े को तैयार करने में लगभग कितनी लागत आता है आज के परिवेश में, अगर हम बात करें? जी हैचरी या लेयर? हैचरी नहीं, ये लेयर के। अच्छा, तो अगर 5,000 वर्ष की क्षमता वाला तैयार किया जाए, 5,000 जैसे तैयार करना चाहते हैं तो 5,000 में अमूमन आज के इस महंगाई के दौर में 7 और 8 लाख रुपया कम से कम खर्च हो जाए। सही, जहाँ तक तो लगा हुआ है, कभी सस्ता हो जाएगा, कभी 7-8 थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है, क्योंकि और 8 लाख रुपये आप लग हमने करके बात चलो। की है। और 8 लाख रुपये अगर किसान के पास नहीं होंगे, बैंक के पास जाएगा लोन लेने के लिए, तो बैंक वाले नहीं देते लोन। अब सर मैं एक चीज़ के ऊपर बीच में चलना चाहूँगा अजय लाल जी। मोस्टली जो चीज़ हम आप सब लोग हम मिलकर किसानों तक पहुँचाना चाह रहे हैं, वो बेस क्या है कि जैसे एक जो मुर्गी पालन के लिए जो किसान अपने यहाँ अगर इस तरह का फार्म स्थापित करना चाहे, क्योंकि आज पिछले 12 से 15 साल से इस तरह का आपके पास अनुभव है और आपका ज्ञान बाकी जो छोटे स्तर से जो लोग ये मुर्गी पालन का काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं, निश्चित रूप से उनके लिए मददगार होगा। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपका जो वास्तविक अनुभव है, कि अभी आपने बताया कि मैंने इस तरीके से बिल्कुल छोटे से स्तर से यानी 25-30 बर्ड से आपने इस काम को स्टार्ट किया और आज आपके पास 10 से 11,000 बर्ड्स एक साथ रखने की कैपेसिटी है। तो ये किस तरीके से आपने स्टार्ट किया और ये जो व्यवसाय है इसमें क्या क्या जोखिम है और कहाँ कहाँ एक मुनाफे का पार्ट हो सकता है, और किसानों को ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जिनका विशेष ध्यान रखना चाहिए जब इस तरह का वो फार्म स्थापित करते हैं। तो आपका ज्ञान बाकी किसानों के लिए बहुत उपयोगी होगा और आप बानसूर के प्रगतिशील किसानों में से हैं और आज केवीके के डॉक्टर अरविंद जी हमारे साथ में हैं और आपकी ये जो डॉक्यूमेंट्री है जो आप ही की जुबानी पूरे भारत में लोगों तक पहुंचाई जाएगी कि आपने कैसे एक छोटे स्तर से इस व्यवसाय को स्टार्ट करके और आज एक अच्छी आमदनी आप प्राप्त कर रहे हैं और विभिन्न विभागों से भी आपने बहुत सारे सम्मान भी प्राप्त हुए हैं। जिला स्तर पे ही नहीं, आप राज्य स्तर और भारत में मतलब कि दिल्ली में भी आपको कई बार पुरस्कार के लिए बुलाया गया और सही मायने में सबसे अच्छा पुरस्कार तो यही है कि आप आज आत्मनिर्भर बन पाए हैं, आत्मसंतुष्ट बन पाए हैं और साथ में इतने बड़े स्तर का आप काम कर रहे हैं। तो ये आपका ज्ञान, आपका अनुभव अगर बाकी किसानों के साथ साझा किया जाए तो निश्चित रूप से जो सरकार चाहती है, आपने अभी कुछ कहा कि आय को दुगना करने के लिए ज़मीनी स्तर पर इस तरह के प्रयास करने होंगे कि वो आय दुगनी नहीं कई गुना आगे बढ़ सके।
तो आपका अनुभव, आपका ज्ञान, आपका ये संघर्ष का जो दौर है, जो आपने इन विगत 15 सालों में आपने संघर्ष किया और कड़ी मेहनत करके इस व्यवसाय को इस मुकाम तक आप लेके आए हैं, तो क्यों ना ये अनुभव आप बाकी लोगों से साझा करें। तो आप ही की जुबानी बाकी किसानों के लिए धन्यवाद। ब्रीडिंग के लिए बाड़े बनाए जाते हैं, जैसे जालियाँ लगी हुई हैं। कई लोग क्या करते हैं कि चद्दर लगा देते हैं या कागज़ कपड़ा या गत्ता वगैरह ये लगा देते हैं। ये नहीं लगानी चाहिए। उसमें कारण क्या है, अगर चूजा जैसे हमने ये इसका बना दिया और चूजा यहाँ बैठ गया, एक हफ्ते तक ऊपर नीचे चढ़ेगा, बाहर से हवा नहीं मिलेगी, सांस इधर से नहीं मिलेगी, इसके अंदर से भी हवा नहीं मिलेगी, तो उस वक्त चूजे को मरने का ज़्यादा खतरा है। तो हमें बाड़ा जो बनाए ना, वो सबसे पहले तो जाली का बनाना चाहिए। अगर दब भी जाता है तो कम से कम बाहर से उसे सांस मिलती रहेगी। नीचे हम पेपर बिछाएंगे। पेपर इसलिए बिछाते हैं कि जो चूजा आता है उसे मालूम नहीं दाना पानी क्या होता है। जैसे बच्चा पैदा होता है तो उसे क्या मालूम खाना पीना क्या होता है। तो अखबार के ऊपर जो ये अक्सर होते हैं वो जानते हैं कि ये पता नहीं क्या है, ये उस पर चोंच मारेंगे। जो अखबार पे लिखा हुआ है उस पर चोंच मारेगा बच्चा। तो उस वक्त क्या करते हैं हम, फीड जो है हल्का फीड शुरू में आता है, हल्का आता है, तो हम उसके अखबार के ऊपर डाल देते हैं, किलो 2 किलो जैसे एक बाड़े में। तो हल्का हल्का वो दाना उठाना शुरू कर देते हैं। और जब उसको स्वाद आ गया, हाँ ये तो कुछ खाने की चीज़ है, तो अगले दिन ये जो हमारे फीडर हैं, छोटे फीडर अलग से आते हैं, उनमें दाना डाल करके रख दो, बस वो चुगना शुरू कर देते हैं। बस खास यही बात है और कोई बात नहीं। बाकी रही बीमारी की बात, वो थोड़ा ध्यान देने की बात है। डॉक्टर्स आते हैं, भाई खुद की समझ में नहीं आए तो एक्सपीरियंसर जो हैं, जैसे मैं हूँ या कोई और जो पुराने पोल्ट्री फार्म के किसान हैं, उनसे पूछ लें। और आजकल तो करके कंपनियाँ आई हुई हैं, मैंने भी सुगुना कंपनी से अटैच कर रखा है। तो हमारे डॉक्टर्स आते हैं, डेली एक आदमी संभालने के लिए आता है। जो मॉडलिटियाँ होती हैं उससे, अभी देखिए कंपनी की बात बताऊँ मैं आपको, अभी पिछले हफ्ते मेरा एक फार्म में 60 मॉडलिटियाँ हो गई थी एक दिन। कंपनी की दवाइयाँ हमने दी, डॉक्टर आए, अब वो दवाइयाँ नहीं काम कर पाई, नहीं काम कर पाई। अब इसके लिए हमने सोचा कि यार हमारा तो फार्म ऐप में चला जाएगा, बिल्कुल डूब जाएंगे। जो हमारा बचना है वो तो चला ही जाएगा, लेकिन हमारे और जेब से चला जाएगा। तो इसके लिए क्या किया जाए। तो हमने वो बच्चा फाड़ा और चेक किया, उसे कोई बीमारी नहीं थी, कोई हल्का सा वायरस आया था गर्मी की वजह से। तो उसके लिए कई ऐसी कंपनी में दवाइयाँ हैं, डॉक्टर से पूछो। अगर डॉक्टर के ध्यान में नहीं है, कोई नया डॉक्टर है, तो उसे बताओ साहब ये दवाई है, तो ये इसे देने से ठीक हो जाता है। जो जिसको मालूम है, जैसे मैंने बताया, उन्होंने वो दवाई दी और ठीक 4 दिन के अंदर आज 2-3 मॉडल टीमों को करा दी। तो ये तो है एक्सपीरियंस की बात। तो ये धीरे धीरे फार्मर को मालूम पड़ जाता है, बस कोई खास बात नहीं है। जब 35 से 40 दिन में 2 किलो प्लस हो जाता है, उठा करके मंडी चले जाता है। और कहीं सर्विस कर रहे हैं या कहीं और दुकान कर रहे हैं, ये फार्म बना दिया, लेबर छोड़ दिया। लेबर अच्छी बात है, लेबर काम करती है, वो बेचारे मेहनत करते हैं, लेबर कोई बुरी नहीं होती। लेकिन फार्मर को, खुद को, किसान को सुबह और शाम कम से कम फार्म में घुस करके घूमना चाहिए। वो किस लिए, जैसे अभी कोई बच्चा गड्ढा कर रहा है, दाने के ऐसे पैरों से करते हैं, और जो फीडर है हमारा उसके नीचे गड्ढा हो जाता है, तो वो बच्चा उसमें फीड लेने के लिए पहुंचता है या नहीं पहुंचता। ये छोटी छोटी बातें काम करने वाले के ध्यान को, नया आदमी है उसे मालूम नहीं है। और जैसे पानी का ड्रिंकर है, ये कहीं ड्रिंकर हिला दिया, गीला हो गया, सर्दी के मौसम में गीला हो गया या आजकल गीला हो गया, चलो सूख जाता है, लेकिन आजकल भी नुकसान तो करेगा। तो वो कहीं अगर गीला है तो उस गीली मिट्टी को इधर करके सूखा उस पर, मतलब कुल मिलाकर जैसे बच्चा पलता है, इस तरह से छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रख करके बहुत अच्छी तरह से इसको व्यवसाय को चला सकते हैं। बहुत अच्छा काम है। मैंने फिर एक बात कहूँगा, किसानों की दुगनी नहीं, किसानों की 4 ना 10 गुना आय हो सकती है अगर थोड़ा गवर्नमेंट इसमें साथ दे। इसलिए कह रहा हूँ, आप मेरे दोनों फार्म देख रहे हैं, ये ज़मीन ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यहाँ पक्का बीघा है। बिल्कुल 1 से 1.5 बीघा मान लेते हैं इसको। बिल्कुल। अब 1.5 बीघा में किसान 1 साल में कितनी फसल तैयार करके कितना कमा सकता है। बिल्कुल। मुश्किल से 1 बीघा में अगर हम 3,000 रुपये खर्चा लगाते हैं तो 10 और 15,000 की हमारी फसल 20,000 की बिक जाएगी। कुल मिला के हमें 10,000 1 साल में देता है। अब हम 1 साल में इसके 6 बैच निकाल रहे हैं, अगर 2 महीने में लेकर के चलते हैं, और हमारा कुल खर्चा सारा का सारा लगा, क्यों कंपनी से अटैच है,
और कंपनी वाले सुगना कंपनी बहुत अच्छी कंपनी है। ये क्या है कि अगर मंडी नीचे आ भी जाती है, कई बार ऐसा होता है कि मंडी 50 रुपये किलो बिक रही है, कई बार मंडी 125 रुपये किलो बिक रही है, कभी 80-90 बिक रही है, लेकिन कंपनी हमें एक एग्जिट पैसा देती है कि किसान को नुकसान ना हो। कंपनी खुद नुकसान सहन कर लेती है, लेकिन किसान का नुकसान कंपनी नहीं होने दे रही। ये मुझे जुड़े हुए 3-4 साल हो गए लगभग इससे। जैसे मान लो कि मंडी के अंदर अगर हमारा 50 रुपये केजी जा रहा है और खर्चा हमारा 80 रुपये किलो आ रहा है, तो फिर भी हमें कंपनी 10 रुपये दे रही है, तो कंपनी को 40 रुपये पर केजी लॉस हो रहा है। तो बड़े लेवल के ऊपर कंपनी अगर किसान को नहीं देगी, किसान टूट जाएंगे, तो कंपनी का करोड़ों का कई देशों में व्यापार फैला हुआ है, वो नहीं चलता है। और जब 80-90 से ऊपर से मंडी जाती है तो हमें फिर भी वही मिल रहा है, तो वो वहाँ ग्रोथ जो है वहाँ लेवल पे कंपनी की आ जाती है, तो उनका हेडेक है ये। तो इसमें कंपनी का चाहे कुछ भी हो, लॉस नहीं होता। और जो खुद का व्यवसाय चलाना चाहते हैं उनके लिए मेरा खास संदेश ये है, कई बार खुद का चलाते हैं तो विशेषकर ध्यान की चीज़ें मैंने बताई दी। मंडी का विशेष ध्यान रखना पड़ता है कि मंडी जैसे आज मान लो 50 रुपये है, कल 100 रुपये भी हो सकती है, आज 100 रुपये है, कल 90 भी हो सकती है। अगर कोई बीमारी है तो उसे फ़ौरन मंडी कर दो, बीमारी तो होती ही नहीं है, ऐसी कोई बीमारियां है ही नहीं हमारे हिंदुस्तान में। तो ग्रोथ का विशेष ध्यान रखना चाहिए, अच्छा फीड होना चाहिए। और जो कंपनी से अटैच है उनको तो खैर इन चीज़ों की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि कंपनी ऑटोमेटिकली अपना फीड बहुत बढ़िया बना के देती हैं, दवाइयाँ बहुत अच्छा देती हैं, देख रेख अच्छा करवाती है, नए आदमी को भी गाइड करते हैं। बिल्कुल। तो उनको तो कोई खास टेंशन करने की ज़रूरत है ही नहीं। तो ग्रोथ की बात बता रहा हूँ कि जैसे 6 बैच निकाल दिए हमने, तो मैं अमूमन 50,000 रुपये मान के चल रहा हूँ। एक बैच का आपका शुद्ध प्रॉफिट है? अब जिसमें चलो जिसमें मेरी लेबर लगा लो, सारा खर्चा निकाल करके, तो एक साल में कितना हुआ मेरा? इस हिसाब से आपका 3 लाख के समथिंग आपका। और फसल जो गेहूँ जो बाजरा पैदा कर रहा हूँ उसमें मुझे एक साल में क्या मिल रहा है? बिल्कुल उसमें 15,000 में, तो कितना गुना हुआ? बिल्कुल सही बात है आपकी। ये तो बहुत मल्टीपल, अगर गुणक में अपन बात करें तो बहुत तो इस तरह से मैंने कहा किसानों की कई गुना ज़्यादा आय हो सकती है, बस शर्ते गवर्नमेंट अगर साथ दे किसानों को। तो उन पर एक आर्थिक प्रॉब्लम जो है किसानों के साथ बहुत ज़्यादा है। ये आर्थिक प्रॉब्लम किसान को अगर बैंक सहयोग करता है, और इसमें फिर एक फ़ायदा और है, नाबार्ड वाले इसमें सब्सिडी देते थे। बिल्कुल सर। लेकिन नाबार्ड वाले तो जब ही देंगे ना जबकि बैंक उन्हें लोन देगा, और बैंक लोन नहीं देगा तो वो लैप्स हो जाती है, सब्सिडी पड़ी रहती है। और नहीं सर, अभी जस्ट नाबार्ड से जो किसान क्लब हैं, हमने आपको किसान क्लब का मेंबर भी बनाया है, और अभी हम आपको कोशिश कर रहे हैं कि किसान क्लब के साथ में वो एफपीओ भी बना रहे हैं। आप जिस तरह के प्रगतिशील किसान हैं, इन किसानों के लिए एक बड़े लेवल का नाबार्ड और बाकी बहुत सारे डिपार्टमेंट जैसे केवीके है, नाबार्ड है, या और सरकारी जो विभाग हैं, वो चाह रहे हैं कि ऐसे किसानों को आगे लाने के लिए उन्हें जहां उसे सपोर्ट की ज़रूरत है वो किया जा सके। और नाबार्ड में किसान क्लब के साथ में जो कृषक उत्पादक संगठन जो जिसे हम एफपीओ कहते हैं, उसके मेंबर्स के लिए इस तरह का बड़े लेवल का अगर आप व्यवसाय स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो प्रारंभिक ग्रांट भी देता है, ग्रांट सपोर्ट भी है, और यहाँ तक कि आपको सब्सिडी के ऊपर भी वो बैंक से टाई अप करने का एक मौका देता है। जैसे महिलाओं को एसएचजी बनाकर, जेएलजी बनाकर, या फिर आप अगर प्रगतिशील किसान है और इस तरह का पोल्ट्री हाउस आप अपना सेटअप करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी वो कई स्तर पर आपको सपोर्ट करता है। तो निश्चित रूप से आपकी जो ये यात्रा है बाकी किसानों के लिए लाभकारी होगी। और हमारे साथ केवीके के डॉक्टर हैं, इन्होंने भी बहुत सारी जानकारी आप लोगों से साझा की, और आपका ज्ञान, आपका अनुभव बाकी किसानों के लिए भी बहुत कारगर साबित होगा। इसी आशा के साथ ये जो नई विकास की ओर का जो एक हमने मुहिम बानसूर में छेड़ी है, जिसमें आप जैसे प्रगतिशील किसानों को एक मंच प्रदान करेंगे हम। बहुत अच्छी मुहिम छेड़ी आपने। 10 साल पहले अकेला फार्म था ये पूरे बानसूर में, 1-2 कहीं और, आज 200 फार्म है। 10 फार्म मेरे गांव में मैंने खुलवा दिए। बिल्कुल, मैं उनको पूरा सपोर्ट करता हूँ, नापा तोली करके बताता हूँ, और कितनी चद्दर आएंगी सारा खर्चा बताता हूँ, ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो। मैं खुद जाकर के भी बन रहे हैं 2-3 तो निर्माणाधीन है। बिल्कुल। तो 10 फार्म हमारे यहाँ आलमपुर में हो चुके हैं। बिल्कुल सर। तो मैं पूरा सपोर्ट करता हूँ, जहाँ तक मेरी जानकारी है, बिल्कुल, जो मैं जानता हूँ पूरा सहयोग करता हूँ लोगों को। और मैं चाहता हूँ कि हर किसान, बड़ा किसान तो करे बिल्कुल, अपनी मर्जी, लेकिन छोटा किसान ज़्यादा, 1 बीघा वाला भी अगर एक फार्म लेके चलता है तो अपने परिवार का आराम से गुजारा कर सकता है। करते हैं, नया बैच लाते हैं। हाँ जी। तो उससे पहले आप इस बाड़े की तैयारी में क्या करते हैं, किस तरह से इसका जो भी ये मैंने बताना भूल गया, जीवाणु विषाणु होते हैं, मैं भूल गया बताना देता हूँ मैं, कि जैसे मान लो कि हम कल परसों इसकी लिफ्टिंग करवा रहे हैं,
तो सबसे पहले क्या है, इसका जो खाद है, जो लिटर इसको बोलते हाँ, हैं, जो इसको आप नीचे- क्या करते हैं? इसको सारे को क्लोज करके इकट्ठा करके ट्रैक्टर में डाल कर कम से कम 1 किलोमीटर दूर या किसी खेत में डालो या कहीं और डालो। ठीक है, पोल्ट्री फार्म के आसपास नहीं खाद नहीं रहना चाहिए पहले। और उसके बाद में इसमें झाड़ू लगेगी, ऐसा हो जाएगा कि पता ही नहीं लगे कि इसमें पहले कभी चूजे पले थे। बिल्कुल। बिल्कुल सफाई। इसके पश्चात इसमें फॉर्मोलिन आता है। फॉर्मोलिन की स्प्रे होती है सबसे पहले, ऊपर नीचे पर्दे होते हैं सारे जहाँ भी है, और फार्म के कम से कम 15-15 फुट दोनों तरफ फार्मोलिन करेंगे ताकि जो जीवाणु कीटाणु नष्ट हो जाए। इसके बाद हम 1 हफ्ता इसको खुला छोड़ देंगे। खुला छोड़ने के बाद फिर इसमें मिट्टी डाल देंगे या जो बुरादा डालते हैं, जो भी डालनी है डाल करके उसके बाद हम फिर फार्मोलिन की स्प्रे करते हैं। अगर कि पिछले बैच में कोई बीमारी आ गई है, लॉस हुआ है, तो उस वक्त क्या करना चाहिए, जैसे फार्मोलिन है और आपका ये लाल दवा तो खैर महंगा पड़ता है, हाँ, बाकी ये जो ब्लीचिंग पाउडर है, एक छोटे मटके में ब्लीचिंग पाउडर डाल दो आप आधे किलो, और उसमें आधा किलो फार्मोलिन डाल दो। जगह जगह 10-15 मटके रख दो। जैसे ही आप फार्मोलिन डालोगे उसमें ब्लीचिंग पाउडर में, ऑटोमेटिक उसमें आग लग जाएगी, धुआं उठना शुरू हो जाएगा, गैस बनती है और चारों तरफ से पर्दे बंद कर दो और बाहर निकल जाओ। अगले दिन खोल दो, जितने भी जर्म्स हैं सारे नष्ट हो जाए। क्योंकि ये इसलिए मैंने आपसे पूछा, ये ये विशेष बहुत कर इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर इस मैनेजमेंट को हमने मिस किया तो आने वाले बैच को बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। सारे मैनेजमेंट करने के बावजूद भी हमें लॉस हो सकता है। तो इसलिए कोई भी किसी भी बिजनेस में कोई भी चीज़ बड़ी नहीं होती, कोई भी छोटी नहीं होती, हर चीज़ का इक्वल इम्पोर्टेंस हो। ये इसलिए है, एक छोटी सी बात, जैसे अपने खाना खा लिया और एक थाली में खाना खा लिया, हमने उठा के रख दी, और उसी थाली में दोबारा हम डाल के खा सकते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं खा सकते। ये थाली है इनकी, अगर उसी में डाल के देंगे, दूसरे अगला बैच इसी में पालेंगे, तो बताइए, जैसे आदमी झूठी थाली में नहीं खा सकता, कल की थाली में नहीं खा सकता, गंदी थाली में नहीं खा सकता, तो वो सफाई हम इनके ऊपर ध्यान देंगे तो बहुत अच्छा ग्रोथ होगा और बहुत अच्छा करेगा। धन्यवाद। तो किस प्रकार हजारी लाल जी ने नवाचार किया और आज उन्होंने परंपरागत खेती के साथ में पोल्ट्री फार्मिंग से अपनी आमदनी को किस प्रकार बढ़ाया, उसकी कहानी आपने आज इस गांववाणी स्टूडियो के माध्यम से देखी। इसी प्रकार के नए विषय के साथ फिर आपसे रूबरू होते हैं अगले रविवार को। तब तक के लिए आपसे विदा चाहेंगे। फिर मिलते हैं एक नई खोज, एक नए गांव के विकास के साथ में, और इसी तरह के एक मुद्दे को लेकर रविवार विशेष कार्यक्रम आओ लौट चले गांव की ओर, प्रकृति की ओर में। आज हमने देखा कि हजारी लाल जी ने लीग से हटकर गांव में रहकर अपने संघर्ष की बदौलत किस तरह पोल्ट्री फार्मिंग को एक मुनाफे का पार्ट करके और अपनी एक मुकाम हासिल किया है। चलिए फिर मिलते हैं। आपको पता है, आप हमारे इस कार्यक्रम को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करेंगे। थैंक यू।